हमारे न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स का अब ये 7th लेक्चर है, जिसमें हम कुछ डिटेक्टर्स जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने आयनाइजेशन चैम्बर कंप्लीट कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोपोर्शनल काउंटर। आज उसी का बेसिक प्रिंसिपल और इसके साथ एसोसिएटेड एक छोटा टॉपिक है मल्टी वायर प्रोपोर्शनल काउंटर, उसको भी हम करेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट। प्रोपोर्शनल काउंटर के लिए जो बेसिक सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल वो वैसा ही है जैसे गैस फील्ड डिटेक्टर्स में होता है। ये आपके एक ग्लास एनवलप है, उसमें अंदर कोटिंग की गई है मेटल की फॉर टू फॉर्म अ कैथोड। एक सेंट्रल वायर है टंगस्टन का जो कि एक एनोड की तरह वर्क करता है। उसको एक कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं, तो यदि आप एनोड को ज़ीरो पोटेंशियल उस पर ग्राउंड कर दें तो वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और यदि एक पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई उसको देंगे तो आप इंक्रीज़ करके उसकी परफॉर्मेंस को बता सकते हैं। नाउ अब जो करेक्टरिस्टिक कर्व था उसके अंदर हमने देखे थे कि 4 रीजन्स होते हैं। इन 4 रीजन्स में जो हमारा थर्ड रीजन है, वो थर्ड रीजन जिसको अभी इस डायग्राम में भी देखें पल्स हाइट वर्सेस ज़ीरो में, जो प्रोपोर्शनल रीजन है, फर्स्ट हमारे लिए इतने काम का नहीं था, जो रिकॉम्बिनेशन रीजन है, और उसके बाद आयनाइजेशन रीजन है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और वो हमने किया था। अब ये जो पार्ट है ये प्रोपोर्शनल रीजन है जिसके अंदर की पल्स हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। नाउ तो इसको कैसे ये डिटेक्टर फॉर्म होगा कि जो नॉर्मल डिटेक्टर्स हैं उनके अंदर ही अगर हम जो एनोड का वोल्टेज है उसको हम इस तरह से एडजस्ट करें, इंक्रीज़ कर दें कि वो रीजन 3 में काम करने लगे डिटेक्टर, तो प्रोपोर्शनलिटी रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें होगा क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब और ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे और उनके जो ट्रैवल करने का है वो इतनी एनर्जी रहेगी कि जो आयनाइजेशन है स्मॉल डिस्टेंस में भी नंबर ऑफ जो कोलिजन्स हैं उनका संख्या बढ़ेगी और एक प्राइमरी आयनाइजेशन से सेकेंडरी आयनाइजेशंस ज़्यादा होंगे और इसकी वजह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल हो पाएगा। तो चार्ज मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर एसेंशियल एक पॉइंट है जो कि फुलफ़िल होता है। जो आयनाइजेशन चैम्बर है जिसमें अगर हम पैरेलल प्लेट जैसे पिछले नॉर्मल डिटेक्टर्स कंस्ट्रक्शन में भी बताया था, उनमें नॉर्मली आर्गन गैस फिलअप की जाती है और इलेक्ट्रॉन्स को करीब करीब एक -3 mm के करीब जो है वो इतनी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये पैरेलल प्लेट में अरेंजमेंट में संभव नहीं हो पाती है क्योंकि उसके जो डायमेंशंस हैं एजेस शार्प होती हैं और इस वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो लिमिट जो साइज़ है वो हो जाता है। तो इस ज्योमेट्री की वजह से क्या होता है कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ब्रेक डाउन फील्ड जो है उससे वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो सकता है और ट्यूब अनयूजेबल हो जाए। तो इसलिए इसको बचाने के लिए ऐसी कंडीशन को एक डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री को यूज़ किया जाता है और वो ज्योमेट्री जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोपोर्शनल काउंटर्स ज़्यादातर इस तरह से बनते हैं जिसके अंदर एक कोएक्सियल डिटेक्टर होता है। कोएक्सियल का मतलब एक सिंपल बीच के एक्सेस और उसके अराउंड जो है पूरा फील्ड डेवलप किया जाता है। तो इसके अंदर सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री होगी जिसके अंदर एक हॉलो मेटल सिलेंडर लेंगे और वो जो
आउटर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड, और फाइन टंगस्टन वायर जो बीच में से जाएगा, इसकी ज्योमेट्री अगर साइड में देखें तो बीच का जो वायर है उसका भी रेडियस जो है वो पर्टिकुलर होगा, और किसी भी पॉइंट आर जो उन दोनों हॉलो, ये जो दिखाया आउटर बाउंड्री वो आउटर इलेक्ट्रोड है, और अंदर वाली ये जो वायर दिखाया 2a जिसकी विड्थ दिखाई है वो सेंट्रल वायर है। तो किसी भी पॉइंट आर इन दोनों रीजन के बीच में जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू V0 upon R ln of B by A, where B and A are the radii of the outer electrode and inner electrode। तो A जो है वो सेंट्रल वायर का है और B जो है वो कैथोड का, आउटर इलेक्ट्रोड का, और V0 जो अप्लाइड वोल्टेज हम एनोड वोल्टेज लगा रहे हैं। इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करें इसके लिए स्टैंडर्ड टेक्निक से, तो वो करीब V0 ln of B by R और ln of B by A आता है, और इसको E इज इक्वल टू माइनस dV/dr से करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में सेंट्रल वायर पे, क्यों, ड्यू टू द ज्योमेट्री वो काफ़ी हाई हो जाती है। आप इसका कैलकुलेशन देखें, जैसे A अगर 0.1 mm का वायर है और B जो है वो 10 mm है, सर्कुलर जो उसका रेडियस है, तो 2B जो है वो 20 mm की ट्यूब हो गई डाया। और तो V0 अगर हम सिर्फ एक 1000 भी लगाते हैं वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करीब 10⁴ 10,000 वोल्ट्स एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होगी। सो बहुत हाई फील्ड हम पैदा कर सकते हैं, और इसकी वजह से जैसे कहा कि एक मीन फ्री पाथ में आपके मल्टीपल कोलिजन्स की वजह से अब ये आयनाइजेशन होगा और चार्ज मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे गैस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसके अंदर आप बहुत ही हाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करीब 100 to 10,000 आप इसके अंदर obtain कर सकते हैं। अब किस तरह होता है गैस मल्टीप्लिकेशन या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जितनी टक्कर होंगी उतना ही आयनाइजेशन, जो सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस होगा, और उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, और जिनकी वो अगर एनर्जी है तो वो फर्दर टक्कर लगाएंगे, और टक्कर से वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते जाएंगे। नो, ये जो प्रोसेस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन से किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होके और ये एनोड पे जो कलेक्शन है वो कैसे बढ़ता है, वो इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल के साथ दिखा रखा है लेफ्ट। तो ये कैसे होता है गैस मल्टीप्लिकेशन, और क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो उसको समझने के लिए हम ये मान के चलें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है इस तरह का डेरिवेशन। तो सपोज़ कीजिए कि जो प्राइमरी आयनाइजेशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होगी कि जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स उनको तोड़ेगा, और उनसे फिर इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स पैदा होंगे, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन से पैदा होंगे। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे कि कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स को उनकी एक्साइटेड स्टेट्स में भी लेके जाएंगे, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो उनमें फोटॉन्स पैदा होंगे। सो ये जो फोटॉन्स पैदा होंगे ड्यूरिंग दिस डी एक्साइटेशन प्रोसेस, वो फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है, तो उसी के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की पैदा हो जाएगी संख्या। तो यदि हम कहें कि P जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि हर एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है, तो NP क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम n नंबर कुछ लेके चले तो n नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे, और हर फोटो इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि वो n इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर कोलिजन्स में पैदा कर रहा है, तो हमारे पास n² P सेकेंड जनरेशन में एवलांक के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी। उसको NP को n से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जैसे जैसे और वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
फर्दर कोलिजन्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा करेंगे, तो उसको हम अगर टोटल करना चाहें तो हम उसको क्या ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन m कह देंगे। तो वो हो जाएगा जो ओरिजिनल नंबर प्लस जो फर्स्ट टक्कर में हुआ n स्क्वायर p, फिर n क्यूब p स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो m है ये गैस मल्टीप्लिकेशन का। अब प्रोपोर्शनल काउंटर्स में np की वैल्यू को 1 से कम रखा जाता है। ये बाय ज्योमेट्री है और हमारी कंडीशन का है। इससे क्या होता है, आपने देखा था आयनाइजेशन वाले में वो जो फैक्टर आता है वो आता है n/1 माइनस np। तो यदि np इज लेस देन 1 तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। अगर 1 से ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, तो डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पे सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी, उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक्स, क्योंकि सीरीज है तो इसलिए वी कैन जस्ट राइट दिस एज n/1 माइनस np, which implies m is proportional to n। तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो इस सीरीज़ के लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो n/1 माइनस np होगा। और इससे ये प्रूव होता है कि जो गैस मल्टीप्लिकेशन है, ये इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो ओरिजिनल नंबर जो प्राइमरी आयन पेयर्स हैं उनकी संख्या के बराबर होता है। Therefore, this counter is called a proportional counter. So the voltage pulse shape जो है उसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगी, जैसा कि आयनाइजेशन चैम्बर में भी हुआ, VT का कर्व, ये एक इनिशियल फास्ट राइज और उसके बाद स्लो राइज। आपको पता है फास्ट राइज इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा है, बाकी पॉजिटिव आयंस के द्वारा है। और अगर स्मॉल रखें हम बाहर का कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो अगर हम एक क्लिपिंग सर्किट को काम में लें इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो हम इसके अंदर बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच में क्या एनर्जी का डिफरेंस है, क्या उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है काउंटर, तो इसको कहते हैं रेजोल्यूशन एनर्जी का। तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह यदि मान लीजिए हमें टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जल्दी जल्दी जो पल्स आ रही हैं और क्या उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लगातार जो कॉन्सिक्वेंटली पल्सेस मिल रही हैं, तो यहाँ पे अगर हम आरसी को प्रॉपरली सेलेक्ट कर लें तो 0.1 माइक्रोसेकंड का एक क्लिपिंग टाइम कांस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें रेगुलरली बाहर पल्सेस मिलें और वो रेजोल्यूशन बेटर हो जाए। ना ये जो गैसेस हैं ये जनरली प्रोपोर्शनल काउंटर्स जो हैं उनमें जैसे बताया जनरली मीथेन होती है या आर्गन होता है, या मीथेन आर्गन का मिक्सचर भी हो सकता है। हाइड्रोजन भी कुछ केसेस में भरी जाती है, और BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो कुछ प्रोपोर्शनल काउंटर्स में जो जैसे कि ये सील्ड किए गए हैं, जो पूरी तरह सील कर देते हैं, गैस को फिलिंग कर देते हैं और उसके बाद वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं। कुछ ऐसे प्रोपोर्शनल काउंटर्स हैं जो कि बहुत ही हाई एनर्जी फील्ड में भी काम आते हैं, या फिर हमें लगातार कंटिन्यूसली मान लीजिए हमें डेटा चाहिए किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी नए रिसर्च में, तो उनके अंदर ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर है उसके अंदर फ्लो टाइप काउंटर को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर की गैस को लगातार फ्लो कराया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो वो कूल रहता है, दूसरा जो डिस्चार्ज है मल्टीप्लिकेशन, उसमें वो एनोड से चार्ज को लगातार बाहर लिया जा सकता है। और इसके अंदर प्रेशर को फ्यू सेंटीमीटर ऑफ Hg कर रखते हैं, तो उससे ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे भी वर्क कर जाते हैं सिप काउंटर्स। कुछ केसेस में कई बार नोबल गैसेस जो हैं वो खुद प्योर फॉर्म में सूटेबल नहीं होती, और इसका कारण क्या था, इसीलिए कई बार इसके अंदर जैसे आर्गन और मीथेन का मिक्सचर करते हैं, या जैसे खाली फ्लोरीन नहीं भर के और BF3 इसको यूज़ करते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि जो जैसे मान लीजिए आर्गन ले रहे हैं हम, तो आर्गन का पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जा सकता है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होती है, और वो वहाँ जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इस न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस में वो कैसे करेगा कि वो पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उसमें से।
तो सरफेस ऑफ द कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, और ये जो रिलीज़ होगी रिकॉम्बिनाइन होने में ये एक रेडिएशन के फॉर्म में करेगी, ई प्लस ई माइनस, ये भी हो सकता है एक रिएक्शन। तो ये जो रेडिएशन है अगर कैथोड पे वापस जाता है, क्योंकि वॉल्यूम तो लिमिटेड है और बंद है, सील्ड है ट्यूब, तो वो और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, और ये हम नहीं चाहते क्योंकि उससे एक बाढ़ या अवलांक आ जाएगा, और वो अवलांक जो है वो हमारी ट्यूब को अनयूजेबल बना देगा। तो इलेक्ट्रॉन अवलांक को हमें अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, इसको करने के लिए हम एक मिक्सचर यूज़ करते हैं जिसमें 90% आर्गन और एक पॉलीएटॉमिक गैस, जैसे मीथेन बताया, या इथाइल अल्कोहल भी लेते हैं कई बार, वो यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो अल्कोहल पॉलीएटॉमिक गैस होती है ये न्यूट्रल होते हैं और ठंडे होते हैं, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कई सारे उनके कोलिजन्स उनको करने पड़ते हैं इन न्यूट्रल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से बिफोर वो कैथोड पे जाके पहुँचे और वहाँ जाके वो कलेक्ट हो जाए। तो आर्गन आयंस जो हैं वो सारा एक्सचेंज कर लेते हैं चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, और इसलिए अवलांक को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं कि अगर मुझे प्रोपोर्शनल काउंटर में अवलांक को या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन के अवलांक को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको मिक्सिंग का एग्जांपल जस्टिफिकेशन देना है। अब इसका इम्पोर्टेंस या एडवांटेज क्या है इस काउंटर का, कि एक ये बहुत ही, अब क्योंकि एक छोटे स्पेस में सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री बनाना बहुत इजी होता है, और आपने देखा हुआ एग्जांपल भी था जिसके अंदर एनोड वायर और कैथोड का 20 mm का सिर्फ है, तो जस्ट 2 सेंटीमीटर का ट्यूब है। तो एक तो सबसे ज़्यादा ये वर्सेटाइल है, आप इसको कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और लार्ज साइज़ के जो प्रोपोर्शनल काउंटर्स हैं वो हमारे अगर बहुत ही छोटा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी इनिशियल आयनाइजिंग पार्टिकल, तो बहुत ही अगर छोटी रेडिएक्टिविटी है तो भी ये उसको डिटेक्ट करने में सक्षम होता है। इसका एनर्जी रेजोल्यूशन भी लो एनर्जी पे बहुत अच्छा होता है, वो आपको एक हमने बताया, उसमें क्लिपिंग सर्किट से भी बताया है कि क्योंकि ये एनर्जी के बहुत छोटे कोलिजन्स की संख्या को भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। देन तो एक्सेलेंट एनर्जी रेजोल्यूशन एट नो एनर्जीज, और ये कैन बी वाइडली यूज फॉर एक्सरे एंड लो एनर्जी, देयर फॉर वही लो एनर्जी वाला पॉइंट है। और इसको एक ही ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा, ये अल्फा पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकता है, न्यूट्रॉन्स को कर सकता है जो कि न्यूट्रल होते हैं, और फिशन फ्रैगमेंट्स को भी कर सकता है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स के डिटेक्शन में भी प्रोपोर्शनल काउंटर्स को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस प्रोपोर्शनल काउंटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीवायर प्रोपोर्शनल काउंटर